नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टेट नवंबर के लिए पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द डेंसेस्ट प्लेनेट, कौन सा संगनतम ग्रह है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि संगनतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी जो है वो संगनतम ग्रह है। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर बात करता हूँ मैं सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह है और 8 ग्रह में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहा जाता है। अगर सबसे बड़ा बृहस्पति है तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो है मरक्यूरी, जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट अगर पूछा जाएगा तो बुध ग्रह। बुध सबसे छोटा ग्रह भी और सूर्य के सबसे निकट भी है, नियरेस्ट है सन के। और सबसे दूर कौन सा है, तो सबसे दूर है नेपच्यून, जिसको हम वरुण ग्रह कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है, यहाँ पे ऑप्शन में शनि दिया है, जिसमें वलय पाए जाते हैं और उन वलय की संख्या 7 है। तो शनि एक सैटर्न जो ग्रह है, ये ऐसा ग्रह जिसके सरफेस में वलय पाई जाती है। इन रिंग्स की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। क्वेश्चन ये आता है कि जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। शुक्र की अगर मैं बात करता हूँ तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, हिंदी भाषा में भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। देखिए, सोलर सिस्टम टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी प्राथमिक चट्टान कहलाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ प्राथमिक चट्टान की, तो आग्नेय जो चट्टानें हैं, इग्नियस जो रॉक्स है, इनको हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। देखिए, इसके जो एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टानों के, वो है ग्रेनाइट, गेवरो और बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गेवरो और बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। रॉक्स जो है वो 3 प्रकार की होती है, एक इग्नियस रॉक्स होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर मैं बात करता हूँ इग्नियस रॉक्स की, इसमें 3 टाइप में आपको बता चुका हूँ, ग्रेनाइट, गेवरो और बेसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एग्जांपल्स है वो है सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चौक और जिप्सम। याद रखना है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चौक और जिप्सम, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टानें। इसके जो उदाहरण है वो है स्लेट, मार्बल और क्वार्टजाइट। याद रखना है, स्लेट, मार्बल और क्वार्टजाइट जो है ये उदाहरण है किसके, मेटामॉर्फिक रॉक्स के, जिनको हम कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो आज के बाद अब चट्टानों से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री होती है और मेटामॉर्फिक होती है। किस टाइप में कौन सी चट्टान आएगी ये मैं आपको बता चुका हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हर एक क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है, विच इज़ द लोएस्ट एटमोस्फेरिक लेयर। देखिए, वायुमंडल की जो सबसे निचली लेयर है उसका क्या नाम है। तो सबसे, देखिए, वायुमंडल में टोटल अगर मैं लेयर की बात करता हूँ तो टोटल जो है वो भैया वायुमंडल में वो 5 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर होती है, 5 लेयर। सबसे पहली जो लेयर होती है, सबसे निचली लेयर, जो क्वेश्चन भी आया था, वो होती है शोभ मंडल। दूसरे नंबर पर समताप मंडल, तीसरे नंबर पर भैया मध्य मंडल, चौथे नंबर पर आयन मंडल और 5वें नंबर पर जो सबसे बाहरी मंडल है, सबसे बाहरी जो लेयर है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्फेयर, जिसको हम बाह्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। 5 प्रकार की लेयर है। सबसे निचली जो लेयर है उसको शोभ मंडल कहते हैं। और शोभ मंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो शोभ मंडल में। याद रखना है कि क्वेश्चन आता है पेपर में कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो शोभ मंडल में होती है। इंद्रधनुष का बनना, आंधी आना, बिजली कड़कना, ये सारी घटनाएं जो है वो शोभ मंडल में हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ समताप मंडल की, समताप मंडल में ओजोन परत, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किस मंडल में, वायुमंडल के, वो समताप मंडल ओजोन लेयर पाई जाती है, तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर क्या करती है, जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं। ओजोन लेयर जो है वो परावैंगनी किरणें, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट जो रेंजेस आती है, परावैंगनी किरणें आती है, उनसे हमें बचाती है ओजोन लेयर। ये बात आपने याद रखनी है। और ओजोन लेयर को मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। ये बात भी आपने याद रखनी है कि ओजोन लेयर को डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और समताप मंडल में ये पाई जाती है। और पक्षाह बादल भी जो है वो समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मध्य मंडल, मध्य मंडल की अगर बात करता हूँ, ये बीच का मंडल है और सबसे ठंडा मंडल है मध्य मंडल। ये भी आपने याद रखना है। देखिए, जो संचार उपग्रह है वो आयनोस्फीयर में पाए जाते हैं, जिसको हम आयन मंडल कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपने याद रखना है। अगर मैं वायुमंडल की बात कर ही लेता हूँ तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78.8% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो 21% या 20.95% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। और ऑर्गन कितनी पाई जाती है, तो 0.093 जो है वो
ऑर्गन पाई जाती है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए, और टेट परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए पूरे दक्षिण भारत की और तमिलनाडु की यहाँ पे अलग बात हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ तमिलनाडु की, स्पेसिफिक रूप से एक राज्य की बात यहाँ पे हो रही है कि बताइए हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका नाम है डोडा बेटा। और डोडा बेटा की अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरे दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करता हूँ डोडा बेटा, ये पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ऑप्शन में अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर की पूरे साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में है। दूसरे नंबर की डोडा बेटा है, जो कि पूरे तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूरे साउथ इंडिया की अगर पूछी जाएगी तो कौन सी है? अनाईमुड़ी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि अरावली एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में है और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दिया ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट, कि इंडिया के किस स्टेट में हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी जो है वो भारत की वेस्ट बंगाल भैया पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता में है और यहीं पे हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है। देखिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, ये भी पेपर में आया है, ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो वो भी पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। याद रखना है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन तीनों ही देशों के साथ ये जो है वो अपनी क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम बंगाल की स्पेसिफिक रूप से, तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो नेशनल पार्क पाए जाते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान जिसकी मैं बात करूँगा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, जल्दापारा नेशनल पार्क यहाँ पे है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, गोरुमारा नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी यहाँ पे है, सुंदरवन डेल्टा, वो भी कहाँ पे पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और यहीं पे सुंदरवन नेशनल पार्क भी है। और ये सुंदरवन नेशनल पार्क में मैंग्रोव वृक्ष भी पाए जाते हैं जो कि दुनिया के सबसे ऊँचे है। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइड भी पश्चिम बंगाल की सुंदरवन डेल्टा ही है। तो हर एक क्वेश्चन आपने जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको याद रखना है। और अगर आपको हमारा बैच यहाँ पे TGT आर्ट्स नवंबर के लिए लेना है, 499 रुपीज़ में ये आपको बैच मिल रहा है, और जिसमें आपको हैंड रिटन प्रिपेयर नोट्स भी क्लास के बाद मिल रहा है, डेली लाइव क्लास होती है, वीकली टेस्ट होता है। तो आप मेरे नंबर पे 7876145409 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? कि ऐसा कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जो अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन डील कर रहा है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के साथ, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो यह है पार्ट 10। पार्ट 10 जो है भारत का ऐसा है जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। यहाँ तो भैया पार्ट 12 भी दिया है। पार्ट 12 जो है वो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। उसी प्रकार पार्ट 14 की अगर बात करता हूँ तो पार्ट 14 सर्विसेज की बात करता है, चाहे वो सेंटर और स्टेट दोनों की सर्विसेज जो इसकी बात करता है पार्ट 14। और पार्ट 15 भी यहाँ पे दिया है। तो पार्ट 15 बात करता है इलेक्शन के साथ डील करता है पार्ट 15, तो इलेक्शन के साथ संबंध रखता है हमारा पार्ट 15। और पार्ट 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्ट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3, जो भाग 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और पार्ट 4 में जो है वो DPSP जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या हिंदी भाषा में राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। इसके अलावा पार्ट 4 का ए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 4 का ए, क्योंकि पार्ट 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है जो कि हमने USA SAR से ली। हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉम्पिटिटिव सभी परीक्षा। अगली क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, देखिए कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय की अगर मैं बात करता हूँ तो नीति आयोग यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। तो इस बार के टेट परीक्षा में ये आर्ट्स वाले में ये पूछ लिया गया था, तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में फिर पूछा जाएगा। दिसंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग का पुराना
क्या नाम है? तो नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो प्लानिंग कमीशन था। योजना आयोग इसका पहले नाम था 1 जनवरी 2015 से, जो कि पंचवर्षीय योजना के साथ डील करता था। प्लानिंग कमीशन पहले नाम था नीति आयोग का, और नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग की जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है, अध्यक्ष जो है, इनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, ये आपने याद रखना है। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा। और वाइस चेयरपर्सन की अगर मैं बात करता हूँ, उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के हैं, इनका नाम है श्री सुमन बेरी। तो श्री सुमन बेरी जी जो है ये वाइस उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करता हूँ CEO कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो CEO जो है वो इनका नाम है VVR सुब्रमण्यम। तो VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है। ये भी आपने याद रखना है कि CEO कौन है। तो CEO जो है यह इनका नाम है VVR सुब्रमण्यम। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किसी की संवैधानिक निकाय नीति आयोग तो नहीं है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो इंडिया के संविधान के द्वारा प्रॉपरली स्थापित की गई है। मतलब कि जो इंडिया का संविधान है उसके द्वारा जो प्रॉपरली स्थापित की गई है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग, चाहे वो राज्य का चुनाव आयोग हो गया, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो गया, दोनों एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। UPSC हो गया आपका, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा कैग हो गया, ऑडिट एंड ऑडिट जनरल, जिसके नाम से हम इसको जानते हैं। ये जो है वो नीति महालेखा परीक्षक जो है वो कैग जिसको हम बोलते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग है। कैग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बन। अगली क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संसद के 2 सदन होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। एक ऊपरी सदन होता है, एक लोअर सदन होता है। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो जो अपर हाउस होता है वो राज्यसभा होता है, जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा की, तो इसको लोअर हाउस कहा जाता है, निचला सदन कहा जाता है। राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, इसको अपर हाउस, ऊपरी सदन तो कहा जाता है। दूसरी बात जो है यहाँ का जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की दोस्तों 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 है, राज्यसभा की 3 है, संसद की कुल सीटें 7 है। ये बात आपने याद रखनी है। हाल ही में अभी 2-3-4 महीने पहले जब कुछ विधायक बागी हुए थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो हर्ष महाजन जी राज्यसभा से चुन के गए थे, ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसीलिए इस सदन को बड़ों का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा की अगर बात करते हैं, यहाँ पे अधिकतम सदस्य 250 बैठ सकते हैं, और वर्तमान में जो यहाँ पे सदस्य बैठते हैं वो 245 बैठते हैं। दोनों बातें याद रखनी है। टोटल स्ट्रेंथ यहाँ की 250 है, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ बैठते हैं वो 245 बैठते हैं। दोनों बातें आपने याद रखनी है और अच्छे से याद रखनी है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेट परीक्षा में पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो कितने सदस्य राज्यसभा में भेज सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्य, कितने सदस्य भैया, 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए भेजता है। वो 4 क्षेत्रों से आता है, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। तो ये 4 क्षेत्रों से जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को भेजता है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि जो राज्यसभा होती है इसका सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ये हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो टेट परीक्षाओं में जैसा हमारा जुलाई वाला अच्छा गया था, इस बार भी आप सभी मेरा साथ देंगे। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप सभी तक शेयर करें, जितने भी आपके बीएड क्लासमेट्स हैं, आपके जितने भी नॉन हैं जो ये बीएड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, टेट परीक्षाओं की, अन्य परीक्षाओं के लिए भी चल सकता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। देखिए, जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्स इज इंडिया, इंडिया को वो किस प्रकार बताता है। तो देखिए, इंडिया को वो जो है ये किस प्रकार बताता है, तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या बोलता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। उसी प्रकार अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की दोस्तों जब भी मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार।
अधिकार, तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बात की गई है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में की गई है, जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों बोलेंगे। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात अनुच्छेद 32 में कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिनको हम बोलेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, इनको संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है आर्टिकल 32, इसके तहत जो है वो भारत में 5 प्रकार की रिट बताई गई है। कितने प्रकार की रिट बताई गई है? 5 प्रकार की रिट बताई गई है। और ये 5 प्रकार की रिट के तहत हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में भी हम रिट को जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन रहे होंगे। क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायता, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में बात की गई? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। मौलिक कर्तव्य का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल किसी को पार्डन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ये बोला है अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ये बोला है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति का क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में बताइए, तो 110 मनी बिल के बारे में बताता है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, ये बोला जाता है अनुच्छेद 108 में। संसद के बारे में आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। तो हर एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इनको सुन रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, संपत्ति का अधिकार है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। तो क्वेश्चन है कि जो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार होता है। और अगर मैं आपकी भी बात करना चाहूँ, संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार होता था। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 होती थी, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, उसके तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बच जाती है। और जो संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू जो प्रॉपर्टी है, इसको अब कानूनी अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा बना दिया जाता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान में जो फ्रीडम राइट्स है वो फ्रीडम जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या 6 है, और ओरिजिनली इनकी संख्या 7 है, लेकिन अब 6 बच गई है, ये आपने याद रखना है। और जो ये कानून का जो अधिकार है ये पहले 31 में होता था, अब इसको 300 के 1 में डाला है। किस में डाला भैया? आर्टिकल 300 के 1 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कैग। कैग को बोलते हैं, कैग का पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा कैग को बिठाया जाता है, और कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कैग के बारे में जो जिक्र है वो अनुच्छेद 148 में किया जाता है, और कैग की शक्तियाँ जो है वो ड्यूटीज और पावर है वो आर्टिकल 149 में इसकी बात की गई है। अगर मैं बात करता हूँ भारत के महान्यायवादी की, भारत के जो महान्यायवादी है इनकी जो बात है वो की जाती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो बात की जाती है, इनको सबसे पहले तो अपॉइंट किसके द्वारा? तो इनको अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में बात की जाती है। कैग जो वर्तमान में है इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, और महान्यायवादी जो वर्तमान में है इनका नाम है आर वेंकट रमणी। अगर मैं बात करता हूँ कैग की शक्तियों की, ये जो कैग होता है इसकी जो पावर और शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 149 में बताई गई है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ? देखिए, सोमनाथ मंदिर को 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा लूटा जाता है। 1025 में इन्होंने तो दोस्तों कांगड़ा किले को भी लूटा था, और जब इन्होंने कांगड़ा किले को लूटा था तो कब लूटा था? तो 1009 ईस्वी में इन्होंने कांगड़ा किले को लूटा था। और कांगड़ा किले को इन्होंने जब लूटा तो कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद। इसके अलावा महमूद गजनवी के दरबार में एक जो है अल बरूनी नामक एक कवि भी होते थे, जिन्होंने एक ये आपने खाली याद रखना है, अल बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में होते थे। और सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में स्थित है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। और इसके अलावा मोहम्मद गौरी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। अगर मैं बात करता हूँ मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी जो है
इन्होंने एक तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा था। अगर मैं तराइन के पहले युद्ध की बात करता हूँ तो 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध चलते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध चलता है और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध चलता है। 1191 में जो है वो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है, क्योंकि जयचंद एक गुजरात के राजा वो इनका साथ देते हैं। और 1194 में फिर से एक युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी जयचंद पे आक्रमण करता है, जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध फिर होता है 1194 में, जिसमें जयचंद की हार होती है। अगली क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, स्वराज पार्टी की स्थापना, उससे पहले ही क्वेश्चन 72 भी देख लेते हैं। पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पुरातन भारत है इसके जो महान न्यायकर्ता है वो कौन है? तो वो थे मनु जो है वो पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता थे। और इसके अलावा ऑप्शन में पाणिनि दिया है। पाणिनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, इनका अर्थशास्त्र नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की। पतंजलि ने जो है महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, रघुवंशम और कालिदास की अगर मैं बात करता हूँ तो कालिदास के है कुछ फेमस, रघुवंशम है, मेघदूतम है और कुमार संभवम, ये सारे के सारे कालिदास के हैं। इसके अलावा हर्षचरित बहुत फेमस है। हर्षचरित जो लिखी है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी ये भी बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। तो हर्षचरित और कादम्बरी ये बाणभट्ट दोनों लिखी है। इसके अलावा आगे चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की अगर बात करते हैं तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में दो व्यक्तियों के द्वारा, देखिए ये दो व्यक्ति क्या करते हैं, आईएनसी से त्यागपत्र देते हैं और दो पार्टियों की स्थापना कर देते हैं। ये जो पार्टियां हैं ये, इनके नाम है चित्तरंजन दास, जिसको हम CR दास कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। और याद रखना, ये जब कांग्रेस से जो है इस्तीफा देते हैं तो इलाहाबाद, जिसका नाम वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद में जाकर ये क्या देते हैं, इस्तीफा देते हैं कांग्रेस पार्टी से। और इसके अलावा 1922 में अगर मैं बात करता हूँ तो 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है जिसको बोलते हैं चोरा चोरी की घटना। और इसके बाद महात्मा गांधी आघात होकर जो है एक आंदोलन भी वापस ले लेते हैं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा, अगर आप भी आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हम इसी तरह डिटेल से पढ़ाते हैं। आपको डेली जो है वो 4 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में 2.5 घंटे की लाइव क्लासें मिल रही है, और जो हम बोलते हैं वो कर रहे हैं। आपको अच्छी क्लासेस मिल रहे हैं। आप बिल्कुल हमें इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है टेट नवंबर की, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से तो आप हमारे इस नंबर पे 787786145409 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव जरूर लिखें।